करप्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आम जनता भी बात करती है और सरकार भी बात करते हैं। अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो करप्शन इज़ अ टॉपिक विच कैन बी आस्क्ड इन मैनी पेपर्स। फॉर एग्जाम्पल, करप्शन से क्वेश्चन आ सकता है इन पेपर 4, दैट इज एथिक्स। तो अगर आप एथिक्स का सिलेबस देखेंगे तो उसमें टॉपिक गिवन है चैलेंजेस ऑफ करप्शन। लेकिन करप्शन से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है ऑल्सो इन पेपर 2, दैट इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस। करप्शन एक सोशल इशू भी है, इट इज अ सोशल इशू ऑल्सो, बिकॉज सोसाइटी इज अ पार्ट ऑफ करप्शन। इट ईदर एक्सेप्ट्स करप्शन और इट प्रमोट्स करप्शन। ऐसे ही करप्शन के ऊपर क्वेश्चन ऐसे में भी आ सकता है। एंड यस, करप्शन इन सिविल सर्विसेज और करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन इन जनरल इज ऑल्सो अ फेवरेट टॉपिक ऑफ द इंटरव्यूअर्स। तो ये आपके पर्सनैलिटी टेस्ट पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब करप्शन के टॉपिक में व्हाट ऑल सब टॉपिक्स वी शुड स्टडी। फर्स्ट, वी शुड नो एट हाउ टू डिफाइन करप्शन, what is the definition of corruption. Second, we should know what is the impact of corruption. क्योंकि करप्शन का जो इम्पैक्ट है वो हर किसी के ऊपर सेम नहीं आता। जैसे एक गरीब आदमी के ऊपर करप्शन का इम्पैक्ट अलग तरह से आएगा, अलग अमाउंट में आएगा, और एक अमीर व्यक्ति के ऊपर उसका इम्पैक्ट अलग तरह से आएगा। देन वी शुड नो that what are the types of corruption. Types of corruption, or we can even say types of bribery. Then we should know in this topic the causes of corruption. कि किन कारणों से, किन वजहों से करप्शन होता है। उसमें साइकोलॉजिकल रीजंस भी हैं, सोशल रीजंस भी हैं, पॉलिटिकल रीजंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं, इकोनॉमिक रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। इसके बाद हमें पढ़ना होता है करप्शन अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो इंडिया में जो मेन लॉ है, जो मेन कानून है करप्शन के अगेंस्ट, इसको रोकने के लिए, वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो इस एक्ट के हिसाब से करप्शन क्या है वो हम जानेंगे, वो हमें पता होना चाहिए एग्जाम के लिए। इसके बाद हमें जानना है कि करप्शन से लड़ने के लिए, टू फाइट करप्शन, व्हाट स्टेप्स हैव ऑलरेडी बीन टेकन इन गवर्नमेंट। क्या स्टेप्स हैं जो ऑलरेडी हम ले चुके हैं करप्शन से लड़ने के लिए। और इसके बाद हमें जानना होगा कि व्हाट आर दी फर्दर रिफॉर्म्स और फर्दर सजेशंस दैट वी कैन सजेस्ट इन एग्जाम टू फाइट करप्शन। रिमेंबर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो लेटेस्ट रैंकिंग थी लास्ट ईयर की, उसमें इंडिया का 85th रैंक है। इसका मतलब अगर हम वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया को एक तरह से करप्ट देश के रूप में जाना जाता है। तो इन सारे टॉपिक्स को हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सब टॉपिक दैट हाउ डू वी डिफाइन करप्शन, व्हाट कैन बी द डेफिनेशन ऑफ करप्शन। मजे की बात यह है कि इंडिया में किसी भी लॉ में करप्शन की डेफिनेशन नहीं दी गई है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ने यह तो बताया है कि कौन कौन से एक्शंस करप्ट एक्शंस हैं, पनिशेबल एक्शंस हैं, जिनके लिए क्रिमिनल सेंटेंसिंग पनिशमेंट हो सकती है। लेकिन डेफिनेशन क्या है करप्शन की, ये लॉ में नहीं दी गई है। इनफैक्ट, इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट नॉट जस्ट इन इंडिया, इवन दोज कंट्रीज विच आर नोन फॉर हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन पब्लिक लाइफ, even in those countries the definition of corruption is missing. जैसे नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, जिन कंट्रीज को जाना जाता है अपने लो लेवल ऑफ करप्शन के लिए, वहां भी कानूनों में डेफिनेशन नहीं दी गई है करप्शन की। तो अगर हम कोशिश करें
कोशिश करते हैं डिफाइन करने की, तो 2 सिंपल डेफिनेशंस निकल कर आती हैं करप्शन की। पहली डेफिनेशन जिसको हम कहते हैं डिविएशन फ्रॉम रूल्स और डिविएशन फ्रॉम नॉर्म्स। सो हर देश में प्रशासन के लिए, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, कुछ नॉर्म्स बनाए जाते हैं। इन रूल्स का, इन नॉर्म्स का, प्रोसीजर्स का पर्पस होता है कि किसी तरह का मिसयूज ना हो डिस्क्रिशन का, किसी तरह का फेवरेटिज्म ना हो, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जैसे अगर आपको ड्राइव करते समय कोई ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल रोक लेते हैं और आपको वो चालान इशू करते हैं, टिकट इशू करते हैं, तो वो इशू करेंगे अपने मन के हिसाब से? नहीं। किसके हिसाब से? रूल्स के हिसाब से, कानून के हिसाब से, नॉर्म्स के हिसाब से। लेकिन अगर वो ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल रूल से हटकर डिविएट होता है रूल से, तो किस लिए होगा वो? या तो आपको फेवर करने के लिए, वो आपको जानने वाला है, आपके शहर का है, आपकी जाति का है, आपके धर्म का है, या फिर उसमें क्या केस हो सकता है? ब्राइबरी का, आपने उसको रिश्वत दी है। So the first definition of corruption can be deviation from rules and norms. Rules and norms बनाए जाते हैं to ensure a uniformity of treatment, कि हर नागरिक को यूनिफॉर्मली ट्रीट किया जाए, कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो और ना ही किसी तरह का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हो, किसी को कोई प्रेफरेंस दी जाए। तो अगर रूल से डिविएशन होता है तो उसको माना जाता है करप्शन। हालांकि इस डेफिनेशन में भी काफ़ी कमियां हैं, क्योंकि कई बार अगर मैं पब्लिक ऑफिशियल हूँ तो शायद मैं रूल से डेविएट इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे जेन्युइनली किसी आदमी की, मान लो गरीब आदमी की हेल्प करनी है। उसमें मैंने कोई रिश्वत नहीं ली, मैंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, मैंने कोई उसको प्रेफरेंस नहीं दी, प्रायोरिटी नहीं दी, जेन्युइनली उसकी हेल्प करी। लेकिन मोटा मोटा इस डेफिनेशन को मानते हैं डेफिनेशन ऑफ करप्शन। और जो दूसरी डेफिनेशन करप्शन की मानी जाती है वो हम कह सकते हैं यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन्स। तो अगर आप किसी पब्लिक ऑफिस को ऑक्यूपाई करते हैं, होल्ड करते हैं, यू आर अ पब्लिक ऑफिशियल, now you are supposed to use that public office, its resources for public welfare, for public duties. लेकिन अगर आप अपने ऑफिस को, अपने पद को, जो सरकारी पद है, उसको अपने प्राइवेट गेन के लिए इस्तेमाल करते हो, तो उसको भी हम कहेंगे अ डेफिनेशन ऑफ करप्शन। तो ये 2 पॉपुलरली एक्सेप्टेड डेफिनेशंस पाई जाती हैं करप्शन की। अब सवाल अगला जो खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि जब हम करप्शन की चर्चा करते हैं और करप्शन से लड़ने की बात करते हैं तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या हम सिर्फ इसलिए ऐसा करना चाहते हैं? करप्शन से हम छुटकारा क्या सिर्फ इसलिए पाना चाहते हैं कि करप्शन इज इमोरल और अनएथिकल? क्या सिर्फ मोरालिटी के आधार पर, एथिक्स के आधार पर हम अपोज करते हैं करप्शन को, या करप्शन से लड़ने के पीछे एक फंक्शनल जरूरत भी है, एक फंक्शनल नेसेसिटी भी है? तो इसका आंसर है कि करप्शन से हम छुटकारा पाना चाहते हैं, या शायद छुटकारा पूरी तरह पाना संभव नहीं है। वी कैन नॉट कंप्लीटली एलिमिनेट करप्शन, वी एस्पायर, वी एंडेवर टू रिड्यूस इट एज मच एज पॉसिबल। सो द रीजन बिहाइंड इट is not just because it's immoral and unethical. It is because corruption is a functional hurdle. वो एक hurdle है in the development and overall growth of the country. तो एक functional ज़रूरत है ऐसे देश के लिए जो aspire करता है to become a world leader. तो इंडिया एज अ कंट्री, हमारे एम्बिशंस हैं कि हम विश्व गुरु बने। विश्व गुरु किस में? करप्शन करने में नहीं। देयरफॉर विश्व गुरु बनने के जो राह में एक रोड़ा है, बड़ा ऑब्स्टिकल है, वो क्या है? दैट इज करप्शन। तो करप्शन को हटाना एक फंक्शनल जरूरत है, उसका एक फंक्शनल पर्पस है, उसकी एक यूटिलिटी है। अब आते हैं ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ करप्शन। टाइप्स ऑफ करप्शन, तो करप्शन के टाइप्स, या हम कहें ब्राइबरी के टाइप्स, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स में। पहला हम कहते हैं कोअर्सिव करप्शन या कोअर्सिव ब्राइबरी, और दूसरा होता है ट्रांजैक्टिव, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोल्यूसिव ब्राइबरी, कोल्यूसिव करप्शन। कोअर्सिव करप्शन वो होता है जब रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाले को मजबूर करता है
कंपेल करता है कि वो रिश्वत दे, वरना उस आदमी को कोई डिफिकल्टी या डिले या हैरासमेंट फेस करना पड़ सकता है। तो जो ब्राइबरी की ट्रांजैक्शन होती है उसमें वी हैव अ ब्राइब गिवर और दूसरा होता है ब्राइब टेकर। तो यूजुअली ऐसा माना जाता है कि इस ट्रांजैक्शन ऑफ करप्शन में, ब्राइबरी में, दोनों गिल्टी हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं करप्शन के जहां इस ब्राइब टेकर ने, जो यूजुअली कौन होगा, एक सरकारी कर्मचारी, उसने इस ब्राइब गिवर को मजबूर किया रिश्वत देने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे सरकार की किसी फेलोशिप स्कीम के अंदर एक फेलोशिप मिलता है महीने का, हर महीने, जिससे मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। मान लीजिए मैं एमफिल कर रहा हूं या पीएचडी कर रहा हूं, उससे मैं अपना रिसर्च वर्क कर सकूं, अपनी मैं किताबें खरीद सकूं। अब यूनिवर्सिटी में एक क्लर्क है जो इस काम को संभालता है और वो सारे स्टूडेंट्स की फाइल्स को, पेपर्स को प्रोसेस करता है, फॉरवर्ड करता है। अब मान लीजिए मुझे पिछले कई महीनों से अपनी फेलोशिप नहीं मिली, स्कॉलरशिप नहीं मिली, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई इंपैक्ट हो रही है। मेरा हॉस्टल की मैं फीस नहीं पे कर पा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, मैं बुक्स नहीं ले पा रहा हूँ, मैं फील्ड वर्क पे नहीं जा पा रहा हूँ, रिसर्च नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब मैंने पता किया तो वो जो पब्लिक ऑफिशियल है वो मुझसे किसी तरह की रिश्वत की उम्मीद करता है। अब वो स्कॉलरशिप या फेलोशिप मेरा अधिकार है जो मैंने हासिल करी है अपने लिए, लेकिन उस फेलोशिप या स्कॉलरशिप के ना मिलने की वजह से मुझ पर बहुत असर पड़ रहा है। तो इस केस में मुझे अपने ऊपर एक दबाव महसूस होगा, मुझे एक कंपल्शन, मजबूरी महसूस होगी, एंड आई विल बी कोर्स्ड। मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं रिश्वत दूं उस क्लर्क को। हाँ, ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि आप उसको कंप्लेंट करें, आप सीनियर ऑफिसर्स के पास जाएं, आप वाइस चांसलर के पास जाएं, आप रजिस्ट्रार के पास जाएं, लेकिन इसके चलते क्या मेरी फेलोशिप और डिले नहीं होगी? मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, ऑलरेडी मुझे सर्वाइव करना दिक्कत हो रहा है, मेरी पढ़ाई इफेक्ट हो रही है, मेरा काम इफेक्ट हो रहा है, और उसके बाद मैं कंप्लेंट करूँ तो ऐसा हर बार प्रैक्टिकली संभव नहीं होना। तो इस केस में दिस पर्सन इज बीइंग कंपेल्ड टू पे द ब्राइब, एंड सच ब्राइबरी इज कॉल्ड एज कोअर्सिव ब्राइबरी। द अदर टाइप ऑफ ब्राइबरी इज द ट्रांजैक्टिव और कॉल्यूसिव ब्राइबरी। इसमें जैसा कि आपको नाम बता रहा है, इसमें ब्राइब गिवर और ब्राइब टेकर, ब्राइब गिवर और ब्राइब टेकर, इनके बीच आपस में होता है एक कॉल्यूशन, जुगलबंदी, और उस जुगलबंदी से दोनों को फायदा होता है, ब्राइब गिवर को भी और ब्राइब टेकर को। जैसे मान लीजिए एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है जो कॉन्ट्रैक्ट पर गवर्नमेंट के काम करता है, और मान लीजिए एक चीफ इंजीनियर। तो मान लीजिए इस कॉन्ट्रैक्टर को सरकार के बिहाफ पे ठेका मिला, टेंडर मिला एक रोड बनाने का, कोई बिल्डिंग बनाने का। अब जब उसने ठेके के लिए अप्लाई किया था तो उसने क्या वादा किया था कि मैं ये माल लगाऊंगा, इस क्वालिटी का माल लगाऊंगा, इस रेशो में आई विल यूज द मटेरियल। तो उस बेसिस पे और उसके प्राइस के बेसिस पे सरकार ने उसको टेंडर अलॉट कर दिया। उसने काम किया कॉन्ट्रैक्टर ने, लेकिन उसने काम सही नहीं किया। उसने लो क्वालिटी का माल इस्तेमाल किया, उसने पुअर वर्कमैनशिप दिखाई, उसने माल को सही प्रोपोर्शन में या रेशो में नहीं इस्तेमाल किया। और क्यों? पैसा बचाने के लिए। काम खत्म होने के बाद जब वो चीफ इंजीनियर के पास पहुंचा कि देखो सर, टेंडर के हिसाब से मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया है, आप साइट पर चले जाएं, साइट इंस्पेक्ट कर लें और मुझे क्लियरेंस दे दें काम की, और उससे मेरा पेमेंट क्लियर करवाएं, मेरा पेमेंट रिलीज करवाएं, क्योंकि मैंने रॉ मटेरियल खरीदा है, लेबरर्स को मुझे पे करना है, तो सरकार मुझे पे करेगी तब मैं आगे पे करूँगा। अब जब ये चीफ इंजीनियर साइट पर गया विजिट करने, तो वो तो समझ जाएगा, देख लेगा कि तो पुअर क्वालिटी काम हुआ है, गंदा काम। मान लो सड़क बनाई गई है, बहुत खराब सड़क बनी है, टूट जाएगी एक मौसम, बारिश के मौसम में। तो अब इसको छुपाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर, ब्राइब गिवर, विल नाउ ऑफर समथिंग टू द इंजीनियर। तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा? कॉल्यूजन, जुगलबंदी। फायदा किसका? दोनों का। किसकी कॉस्ट पे? एट द कॉस्ट ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री, एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहां पे ब्राइब गिवर एंड द ब्राइब टेकर एंटर इनटू अ कॉल्यूशन। मान लीजिए मैं इनकम टैक्स पेयर हूं और एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, अगेन देयर कैन बी कॉल्यूसिव ब्राइबरी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब अगर देखा जाए तो कोअर्सिव ब्राइबरी में जो विक्टिम होता है वो विक्टिम ब्राइब गिवर होता है, एक आदमी या कुछ आदमी। लेकिन
कोल्यूसिव ब्राइबरी में, ट्रांजैक्टिव ब्राइबरी में, द सोसाइटी इज विक्टिम, तो मान लीजिए इस इनकम टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ मिलके पूरा इनकम टैक्स पे नहीं किया, इनकम टैक्स की चोरी करी, तो पैसा किसकी जेब में गया? इस पेयर की जेब में और इनकम टैक्स ऑफिसर की जेब में। लेकिन वो पैसा जाना कहाँ चाहिए था? इन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI, और वहां से वो खर्च होता है देश के विकास के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। ऐसे ये रोड टूटी, खराब रोड बनाई, रोड टूटी, किसका नुकसान हुआ? समाज का, देश का। दैट इज वाई कोल्यूसिव ब्राइबरी इज कंसिडर्ड मोर डेंजरस देन कोवर्सिव ब्राइबरी। इसीलिए सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी है अपनी फोर्थ रिपोर्ट कि पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को अमेंड करे और उसमें एक अलग ऑफेंस ऐड करे ऑफ कोल्यूसिव ब्राइबरी, और उसकी जो सजा होनी चाहिए इट शुड बी डबल पनिशमेंट देन दैट ऑफ कोवर्सिव ब्राइबरी। इसमें एक बात और इंटरेस्टिंग ये है कि जितने करप्शन के मामले आते हैं उनमें सजा जो होती है, जो कन्विक्शन होता है, वो ज़्यादातर कन्विक्शन होता है इन केस ऑफ कोवर्सिव ब्राइबरी एंड नॉट कोल्यूसिव ब्राइबरी। अब यहाँ पे आयरनी क्या है कि उस तरह का करप्शन जो ज़्यादा खतरनाक है देश के लिए, सोसाइटी के लिए, वहाँ सज़ा कम होती है। जबकि जो दूसरा वाला करप्शन है कोवर्सिव, जहाँ पे विक्टिम समाज नहीं मानते, एक व्यक्ति को मानते हैं जिसको मजबूर किया गया, वो उसका विक्टिम बना, वहाँ सज़ा ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये है कि इस तरह के कोवर्सिव करप्शन में जो ब्राइब गिवर है, कुछ केसेस में वो रिश्वत देने के बजाय रिश्वत की मांग को रिपोर्ट करना प्रेफर कर सकता है, और उसके चलते वो एक एविडेंस, वो एक गवाह बन जाता है, वो एक विटनेस बन जाता है। और जब विटनेस होगा तो हमारी कोर्ट्स को आसानी होगी इस आदमी को सजा देने में, कन्विक्शन रेट बढ़ जाएगा। जबकि कोल्यूसिव ब्राइबरी में, क्योंकि ब्राइब गिवर और टेकर का दोनों का जुगलबंदी है, तो करप्शन के बारे में कोई बताएगा नहीं, करप्शन रिपोर्ट नहीं होगा। जब रिपोर्ट नहीं होगा तो विटनेस नहीं होगा, और जब रिपोर्ट नहीं होगा तो आप रंगे हाथों पकड़ने के लिए जो जाल बिछाया जाता है, वो जाल बिछाना भी पॉसिबल नहीं होगा। जबकि कोर्सिव करप्शन के केस में अगर ब्राइब गिवर रिपोर्ट कर देता है करप्शन की डिमांड को कि मुझसे पैसा मांगा गया, तो विजिलेंस अथॉरिटीज रेड हैंडेड पकड़ने के लिए, रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाती हैं, और पकड़े जाने पर एक बड़ा सबूत हाथ लगता है। वो सबूत काम में आएगा, आपकी हेल्प करेगा लेटर, बाद में जब मामला कोर्ट में पहुंचेगा। So I hope with this you are clear with the types of corruption or bribery. We will now move on to the next topics, that is the impact of corruption, the Prevention of Corruption Act कैसे define करता है, causes क्या हैं corruption के, reforms अब तक क्या लिए गए हैं और आगे क्या reforms हम suggest कर सकते हैं। And as I said, this topic is super important for various papers. Ethics का तो part है ही, उसके अलावा polity governance, social issues and then interview.